मैं सोमेंद्र नारायण शाह एक बार फिर से आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैश बुक कैसे लिखें इन हिंदी। कैश बुक लिखने का तरीका, महत्वपूर्ण जानकारी। वर्तमान में किसी भी संस्था या विद्यालय में वित्तीय मामलों के रखरखाव हेतु रोकड़ बही या कैश बुक का संधारण आवश्यक होता है। विद्यालय प्रमुख को कैश बुक में आय व्यय का लेखा जोखा दर्शाने की आवश्यकता होती है। यदि हम सही तरीके से कैश बुक का लेखन करना जानते हैं तो किसी तरह की समस्या नहीं आती है। यदि यथोचित रूप से कैश बुक में जानकारियों को अंकित नहीं किया जाता है तो ऑडिट के समय परेशानी हो सकती है। इस वीडियो में कैश बुक लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बिंदुवार दी जा रही है। रोकड़ वही कैश बुक के प्रमुख खंड, कॉलम्स एवं उनमें भरी जाने वाली जानकारी का विवरण इस प्रकार है। कैश बुक के दो पृष्ठ होते हैं। प्रथम पृष्ठ में आय का विवरण अर्थात प्राप्तियों का योग होता है और द्वितीय पृष्ठ में व्यय का विवरण लिखा जाता है। चूंकि इन दोनों पृष्ठों को एक ही पृष्ठ के रूप में दर्शाया जाता है। इसके प्रथम पृष्ठ पर आय अर्थात प्राप्तियों का विवरण, फर्स्ट पेज, स्टेटमेंट ऑफ इनकम या रिसिप्ट्स। एक नंबर में इसके कॉलम में लिखा जाता है दिनांक, डेट। इस खंड में किसी भी मद में आय होने की दिनांक को अंकित किया जाता है, अर्थात जिस तिथि को विद्यालय या संस्था को आय प्राप्त होती है उस दिनांक को इसमें लिखा जाता है। साथ ही इसी तिथि को व्यय के खंड में भी लिखा जाता है, बावजूद व्यय किया गया हो या ना किया गया हो। 2. प्राप्ति क्रमांक। इस खंड में किसी विद्यालय को जब किसी मद के लिए आय प्राप्त होती है तो यहाँ पर उसे अंकित किया जाता है। 3. आय के ब्यौरे। इस खंड में विद्यालय को जिस मद के लिए भी आय प्राप्त होती है अर्थात राशि जमा की जाती है उसका विवरण यहाँ दर्शाया जाता है। 4. खाता वही यानी कि लेजर, पृष्ठ क्रमांक, लेजर पेज नंबर। इस कॉलम में लेजर बुक के उस पृष्ठ का क्रमांक दर्शाया जाता है जो कि आय के ब्यौरे का विवरण दर्शाया हुआ होता है। अर्थात इससे हमको यह ज्ञात होता है कि आय का यह विवरण खाता वही के किस किस पृष्ठ क्रमांक पर उपलब्ध है। 5 नंबर में प्राप्ति का विवरण लिखा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट। इस खंड के 3 भाग होते हैं। क में नगद राशि, कैश अमाउंट को लिखा जाता है। ख बैंक में जमा राशि, बैंक बैलेंस को लिखा जाता है। और ग इसमें योग यानी कि टोटल को लिखा जाता है। अब एक एक करके हम सभी खंडों पर चर्चा करेंगे। क नगद राशि, कैश अमाउंट। इस खंड में यदि विद्यालय को आय के रूप में किसी प्रकार की नगद राशि की प्राप्ति होती है तो उसे दर्शाया जाता है, किंतु वर्तमान में विद्यालय को किसी भी प्रकार की नगद राशि की प्राप्ति नहीं होती है। अतः इस खंड में जानकारी को निरंक अर्थात डैश डैश करके ही भरा जाता है। आगे ख नंबर कॉलम में लिखेंगे बैंक में जमा राशि यानी कि बैंक बैलेंस। इस खंड में उस राशि का विवरण लिखा जाता है जो कि संस्था या विद्यालय के लिए किसी मद हेतु राशि बैंक खाते में जमा होती है। ग योग यानी कि टोटल। इस खंड में नगद रकम अर्थात यदि विद्यालय को किसी प्रकार की नगद राशि की प्राप्ति हुई हो या विद्यालय के पास पिछले माह या पिछले साल का कोई नगद राशि शेष रह गया हो उसे एवं बैंक में जमा राशि को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है। द्वितीय पृष्ठ में व्यय यानी कि खर्च का विवरण लिखा जाता है। इसके प्रथम कॉलम में दिनांक यानी कि डेट। इस खंड में राशि के व्यय किए जाने का दिनांक को लिखा जाता है। 2 नंबर कॉलम में बिल वाउचर क्रमांक यानी कि बिल वाउचर नंबर इसमें लिखा जाता है। इस खंड में व्यय की गई राशि का बिल अर्थात वाउचर का क्रमांक लिखा जाता है। किसी मद से यदि कोई सामग्री संस्था या विद्यालय के लिए खरीदी जाती है तो दुकानदार से हमें बिल प्राप्त होती है। उस बिल का यह बिल 3 नंबर एवं जीएसटी युक्त होना चाहिए। हमें इस बिल पर अपने वाउचर फाइल के बिल क्रमांक के अनुसार ही क्रमांक लिखकर अंकित करना चाहिए। वाउचर में दुकानदार का बिल क्रमांक लिखा हुआ होता है, उसे नहीं लिखना है, बल्कि हमको अपने वाउचर फाइल के अनुसार बिल के आगे के क्रमांक लिखकर ही कैश बुक में लिखना चाहिए।
3 नंबर में व्यय के ब्यौरे यानी कि एक्सपेंडिचर डिटेल्स को लिखा जाता है। इस कॉलम में जिस दुकान को हम चेक, नगद या किसी माध्यम से भुगतान करते हैं, उस दुकान का नाम और उस बिल क्रमांक के अनुसार भुगतान किया गया विवरण लिखना होता है। 4 नंबर में लेजर यानी कि खाता वही पृष्ठ क्रमांक यानी कि लेजर पेज नंबर को लिखा जाता है। इस खंड में व्यय का विवरण खाता वही अर्थात लेजर के पृष्ठ पर लिखा होता है। उस पृष्ठ का इसमें केवल क्रमांक को दर्शाया जाता है। आय के विवरण की तरह ही व्यय का विवरण स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इस खंड के अंतर्गत भी 3 बिंदु आते हैं। क नगद व्यय यानी कि कैश आउटले, इस खंड में उस राशि को दर्शाया जाता है जो हम नगद राशि दुकानदार को भुगतान कर सामग्री का क्रय करते हैं। और ख में बैंक या चेक द्वारा बाई बैंक और चेक, इस खंड में दुकानदार को चेक देकर या उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर भुगतान करते हैं, उसका विवरण इसमें दर्शाया जाता है। योग नगद भुगतान, चेक द्वारा किया गया भुगतान या बैंक में ट्रांसफर किए गए राशि का योग इस कॉलम में लिखा जाता है। सी इस कॉलम में महायोग ग्रैंड टोटल, कैश बुक के दोनों पृष्ठों के नीचे प्रत्येक में 3 खंड होते हैं, उसके महायोग को किस प्रकार लिखा जाता है अब हम लोग उसको देखेंगे। आय के पृष्ठ में इन द रेवेन्यू पेज 1 नंबर के कॉलम में माह में कुल प्राप्ति मंथ टोटल रिसिप्ट्स, इस कॉलम में माह के विभिन्न मदों में प्राप्त हुई राशियों के योग को लिखा जाता है। 2 में प्रारंभिक शेष यानी कि ओपनिंग बैलेंस, इस खंड में संस्था या विद्यालय के बैंक खाते में पूर्व की जो राशि होती है उसे अंकित किया जाता है। 3 नंबर में महायोग यानी कि ग्रैंड टोटल, इस खंड में माह में कुल प्राप्तियों एवं प्रारंभिक शेष के योग को लिखा जाता है। दूसरी ओर व्यय के पृष्ठ में इन एक्सपेंस पेज 1 नंबर में माह में कुल व्यय मंथली एक्सपेंडिचर, इस खंड में माह में जितनी जितनी राशि विभिन्न मदों में खर्च की जाती है समस्त व्यय के योग को लिखा जाता है। 2 नंबर में अंतिम शेष यानी कि लास्ट रिमेनिंग, इस खंड में कुल आय के खंड की राशि के महायोग से व्यय की गई राशि को घटाकर शेष राशि को इसमें लिखा जाता है। और अंत में आता है महायोग ग्रैंड टोटल, इस खंड में माह में कुल व्यय एवं अंतिम शेष को जोड़कर लिखा जाता है। इस तरह से कैश बुक के प्रमुख कलमों में जानकारी लिखी जानी चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।